अस्सलामुअलैकुम। आपका दोस्त यासिर खान। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में फुल टाइम रियल स्टेट में हूं। कोई भी कंसर्न क्वेश्चन है रिगार्डिंग रियल स्टेट, स्पेशल कमर्शियल, यू कैन मैसेज मी, यू कैन कॉल मी। एक दफ़ा फिर हमारे साथ कामरान मखदूम भाई ह्यूस्टन टेक्सास से हमें उन्होंने ज्वाइन किया है। कामरान भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। एज ऑलवेज यासिर, ऑलवेज गुड टू कनेक्ट विद यू। और जजाकल्ला, आप जो लोगों तक काम ये पहुंचाते हैं उनकी भी फलाह बहबूद होती है और उन्हें भी मौका मिलता है। कई दफ़ा हम एक ही चीज़ को बार बार बोल रहे होते हैं, कई दफ़ा नई चीज़ें बोल रहे होते हैं। पहले भी मैंने कई दफ़ा जिक्र किया, आज फिर मैं कहूँगा, जो लोग आपकी ये बात सुन रहे हैं, कि हमारी कभी भी कोई चीज स्क्रिप्टेड नहीं होती। हम जब भी बात करते हैं वो फिल्मबदी होती है। हमें नहीं पता क्या बात पूछी जाएगी, क्या जवाब निकलेंगे। ये एक्सटेम्पोर होते हैं। अल्लाह जो हमारे दिल में दिमाग में बात डालता है वो हम आप तक पहुंचा देते हैं। तो कतई ज़हन में ये ना रखें कि हम बोलते हैं, उसे एडिट करते हैं, फिर देखते हैं क्या लिखा था क्या नहीं। ऑनेस्टली मैंने तो आज तक अपने मैं खुद नहीं देखता मैंने क्या बात की थी। लेकिन ये जरूर है कि आप सब लोग जो देख रहे हैं, आप लोग अपना कीमती चीज, अपना वक्त दे रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आप इससे इस्तेफादा करेंगे। थैंक यू वंस अगेन कामरान भाई, आप जो कम्युनिटी की सपोर्ट कर रहे हैं, जो हेल्प कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग कंसर्न हैं। हम इस वक्त नवंबर 2025 में हैं और ऑलमोस्ट जो 2025 है वो ख़त्म होने वाला है। 2026 शुरू होने वाला है। काफ़ी सारे लोग, स्पेशली जो यूएस में हैं या जो लोग यूएस आना चाह रहे हैं, जो हमने लास्ट पॉडकास्ट की उसमें काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आए कि क्या वे आउट है, कि हम लोग किस तरीके से यूएस जा सकते हैं। एक तो आप ये बताइए कि व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ, करंट सिचुएशन यूएस में क्या हो रहा है, लोग जो घबराए हुए हैं। और उसके बाद बताएं कि ई टू की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो स्टिल ओपन है। टाइम फ्रेम बताएं, उसकी क्या इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर एक ऐड कर देता हूँ। कामरान भाई भी बैठे हुए हैं। मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस पर्सनली आते हैं, लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं उनको एडवाइस करूँ कि यूएस कैसे जा सकते हैं। मैं कोई इमिग्रेशन लॉयर नहीं हूँ, ना मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ। मैं यहाँ टोरंटो कनाडा में हूँ, सिर्फ और सिर्फ किसी न किसी की बेनिफिट के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। कामरान भाई को अल्लाह जज़ाय खैर दे, ये अपना कीमती टाइम हमें देते हैं हमारी ऑडियंस के लिए। कोई भी आपका कंसर्न है, क्वेश्चन है, मैं कामरान भाई का ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालूंगा। आप इनकी कंसल्टेशन फीस जो कि $250 है वो पे करें। इनका ऑफिस बहुत ही टाइमली मैनर्स पे आपको रिस्पॉन्स करेगा। आप कामरान भाई के साथ वन एंड वन कनेक्ट करें, ये आपको प्रॉपर एजुकेट करेंगे, गाइड करेंगे व्हाट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप यूएस आना चाहते हैं, किस पर्पस के लिए आना चाहते हैं, बिजनेस है क्या है, यही आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। तो कामरान भाई, अगेन थैंक यू वंस अगेन। तो प्लीज़ थोड़ा सा हमें बताइए कि व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ इन यूएस नवंबर 2025। वेल, जजाकल्ला। कुछ कुछ बातें मैं भी प्रेल्यूड के तौर पे कर दूं। हम लोग अपने उस कूजे में बंद होते हैं जो हम काम अच्छा कर रहे होते हैं, उससे हटके नहीं करते। तो यही, जिस तरीके से मैं भी, अगर कोई इन्वेस्टमेंट की बात होती है और कोई कहता है कि प्रॉपर्टी देनी है, तो फिर आई हैव टू रेफर इट टू अ पर्सन हु एक्चुअली डज इट। जिस तरह आप हैं, डॉक्टर के पास जाना है तो मैं कहता हूं कि जाओ डॉक्टर के पास जाओ, ना कि पहले मैं उसे नजला जुकाम की दवाई दे दूं और बाद में कहूं जब तबीयत खराब हो जाए अब डॉक्टर के पास जाओ। तो वो जिस तरह कहते हैं, जिसका काम उसको साझे। बेहतर यह है कि आप, अगर आप सीरियस हैं, देखें, दो किस्म की चीजें होती हैं। एक होती है विंडो शॉपिंग, कि जी हम सोच रहे हैं बाहर के किसी मुल्क जाएं। हम फ्रांस का भी देख रहे हैं, जर्मनी का भी देख रहे हैं, अमेरिका का भी देख रहे हैं। दैट्स जस्ट लुकिंग अराउंड। एक है सीरियसली लुकिंग एट थिंग्स। हमने प्लान कर लिया है, नो मैटर व्हाट इट टेक्स, हमें करना है, क्योंकि हिजरत में कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। हजूर पाक ने भी दी थी। हम भी जब एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते हैं, चाहे वो मजबूरन होती है चाहे इकोनॉमिक होती है, हम जो भी बातें कर रहे हैं ये ज्यादातर इकोनॉमिक हिजरत है। कि लोग कहते हैं हम अपनी मुआशी हालत को बेहतर करना चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी हमारी औलाद की भी हालात बेहतर हों, अगली जनरेशन की हो। सो उसमें कुछ कुर्बानियां दे ली हैं। सो देर इज नो सच थिंग एज इजी, कि जी आसान तरीका बता दें और जल्द वाला बता दें। होने नहीं वाला, क्योंकि वो नेचर नहीं है इसका। अब इससे, इसी से मिलता जुलता, वो लोग
जो आपकी बातें सुनते हैं, हम उन्हें बार बार ये बताना चाहते हैं कि प्लीज प्लीज प्लीज, मेरी भी कम अज कम, और यासिर आपकी भी, आई नो, कभी ये कोशिश नहीं हुई कि इन पॉडकास्ट या इन वीडियोस के जरिए कम अज कम मुझे ये है कि मेरे पास क्लाइंट्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि जितने लोग हैं उन्हीं को संभाल लूं तो बेहतर है। तो मकसद क्या है, जो आपने भी कहा, मकसद ये है कि वो सारी बातें हम लोगों को बताएं ताकि उनका जहन खुले, उन्हें पता हो कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, ताकि उनके जहन में अगर कोई खदशात हैं तो वो क्लियर हों। अब ऑनेस्टली, वो यूट्यूब और ऐसी चीजें भरी हुई हैं जहां लिखा होता है DIY, डू इट योर सेल्फ, लेकिन क्या उसे देख के मैं अपनी गाड़ी को बिल्कुल खोल दूंगा और दोबारा जोड़ दूंगा? नहीं। उसे थोड़ा सा मुझे अंदाजा हो जाता है कि होगा कैसे, लेकिन करना फिर भी मुझे किसी स्पेशलिस्ट के पास है। तो बिल्कुल, आपके पास वो लोग जो कि सिंसियरली अपनी जिंदगी को बेहतर करना चाहते हैं, वो तो बिल्कुल इस पे अमल करें। और वो लाजमी नहीं है कि सिर्फ मेरे पास आए, मैं बेतहाशा लोग बैठे हैं जहां उनका जहन उन्हें मुनासिब लगता है कि जी ये शख्स हमारी बेहतर तर्जुमानी कर सकता है, हम एक्सेप्ट करते हैं कि ये क्या, उसके साथ करें। विद दैट बीइंग सेड, आई गो बैक टू अ फ्यू ऑफ योर कंसर्न्स। पहला, गवर्नमेंट, जिस तरह हम सबको पता है, करंट US गवर्नमेंट वो ज्यादा सख्त हो रही है हर मामले में। जो सवाल आपसे एक दफा पूछा जाता था और चार मुख्तलिफ अंदाज में पूछा जाता है, अब उसके दोनों चीजें हो रही हैं। केसेस बहुत ताखीर से हो रहे हैं और बहुत जल्दी भी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि लटकाना नहीं है, गवर्नमेंट कह रही है जल्दी करो। तो उसमें हमारे पास रैकेट जल्दी नंबर में अप्रूवल्स भी आए हैं। ऐसे अप्रूवल आए जो हम हैरान है कि ये क्या हो गया था। तो मेरे असाइलम के कई ऐसे केसेस जो पिछले 10 सालों के मेरे पेंडिंग थे, अब मैं गया हूं अप्रूव हो गए, लेकिन साथ ही गया हूं तो डिनाई भी हुए। क्यों? क्योंकि उनके पास वो मवाद नहीं था। इसी तरीके से E2 की हद तक भी ये है कि फैसले बहुत जल्दी हो रहे हैं। अब E2 का एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो शख्स पैसे इन्वेस्ट कर रहा है उसके कंट्रोल में हो पैसे। जो आपने भी बात की ना कि थोड़ा सा मुश्किल कर रहा है, पहले गवर्नमेंट इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, अब बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। और उसकी मिसाल क्या है? एक शख्स पाकिस्तान में बैठा है और वो पाकिस्तान से कहता है कि मैंने US के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। तो गवर्नमेंट कहती थी भाई पैसे दिखाओ और उस पैसे को US में लाओ और इन्वेस्ट कर दो, सिंपल। बीच में कई दफा ऐसा होता था कि ये साहब कहते थे कि जी मेरे पास तो पैसा नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, किसी और मुल्क में कोई और साहब या खातून है जो मुझे गिफ्ट दे रहे हैं पैसे। तो पहले जो आप ही की बात है कि पहले लॉ ये होता था, गवर्नमेंट कहती थी कि ठीक है, उस पैसे को, जो फर्ज करें सऊदीया में कोई शख्स बैठा है, दुबई में, वो कहता है कि जी मैं पाकिस्तान वाले शख्स को पैसा गिफ्ट करना चाहता हूं, लेकिन उसी के कहने पे ये पैसा मैं US में भेज रहा हूं, और ये पैसा मेरी तरफ से चला गया, ये उसका पैसा। अप्रूवल्स हुए हैं। अब गवर्नमेंट ने और ज्यादा सख्त कर दिया। गवर्नमेंट कहती है नहीं, वो जो पाकिस्तान वाला शख्स है ना, उसके पास तो ये पैसा कभी आया ही नहीं, ये तो सऊदीया से चला, ये दुबई से चला और अमेरिका आ गया। तो उस शख्स के पास कब पैसा आया? तो उसके पास भी पैसा आना, ही शुड बी इन कंट्रोल ऑफ द फंड्स। पहले कई दफा ऐसा होता था कि अमेरिका के अंदर से ही, तो मैंने अपने भाई के लिए E2 करना है, मेरा भाई लेट्स से पाकिस्तान में बैठा है या दुबई में बैठा है, मैं यहां अमेरिका से ही अपना पैसा दिखाता था एज सोर्स ऑफ फंड्स, यहां पे किसी बिजनेस में लगाया। और जब बिजनेस में लगाया तो मैंने कहा ये बिजनेस जो है ये मेरे भाई का है, लेकिन पैसे मैंने अपने भाई को गिफ्ट कर दिए थे, जो उसी के कहने पे मैंने यहां लगा दी, और बिल्कुल E2 अप्रूव हुए हैं। अब गवर्नमेंट कहती है नहीं, अगर आप कह रहे हो कि ये पैसा आपके भाई का है, तो आप पहले इस पैसे को पाकिस्तान भाई को भेजो, भाई ये शो करे कि वो उसके कंट्रोल में है, उसके बैंक अकाउंट में, उसके जाती बैंक अकाउंट में, फिर वो भेजे। तो जो आपने भी सवाल पूछा कि वक्त के साथ साथ ये गवर्नमेंट उन चीजों को मुश्किल से मुश्किल तर करती जा रही है। तो ये तो है बुरी खबर। अच्छी खबर क्या है कि इफ यू गो बाय द बुक, तो आपको डरना नहीं चाहिए, आपका केस अप्रूव होगा। अब हमारे यहां होता क्या है कि हम काफी चीजों को अंडर द टेबल कर रहे होते हैं। अब मेरी जब अक्सर कंसल्टेशंस भी होती है, मैं लोगों से पूछता हूं कि भाई आप बिजनेस कर रहे हैं, बिल्कुल, कितना बिजनेस है? माशाल्लाह बहुत अच्छा है, ये हमारा टर्नओवर है, सब कुछ पेपर्स में क्या दिखा रहे हैं? तो अब मेरा अहम जो
सवाल होता है हर किसी से, वही होता है कि जी ऑन पेपर्स आप कितने एम्प्लॉयज दिखा रहे हैं, ऑन पेपर्स आपका टैक्स रिटर्न कितना है, और उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। क्यों? क्योंकि अदरवाइज वो दिखाते हैं, आप उनकी दुकान पे जाएं, फैक्ट्री पे जाएं, 100 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें से जो डॉक्यूमेंटेड हैं, जिन्हें वो बाकायदा पे दे रहे हैं, वो 3 है या 4 है। इसी तरीके से उनकी अदरवाइज आप देखें, अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, दौलत है, लेकिन अगर पैसा दिखाने पे आते हैं तो वो नहीं है। और यहां पे भी आपको और मुझे पता है यासिर, कि हम यहां यूएस में अगर बैठे हैं, कनाडा में बैठे हैं, और हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मुल्क में हैं, तो दूसरी तरफ जिस आपने कहा ना भी नवंबर है, तो हम सबको बुखार चढ़ जाता है फरवरी में, क्योंकि पूरे साल का टैक्स देना होता है। तो हमें पता होता है कि जी आपने अगर $100 कमाया, तो 100 में से किसी जगह पे 25 और किसी जगह पे 50 तक वो गवर्नमेंट ले जाती है। लेकिन हम देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि इस मुल्क में हमें रहना है, और जो नहीं करते वो फिर नुकसान उठाते हैं। तो E2 का यही मकसद भी ये है कि आप नीट एंड क्लीन बिजनेसमैन हो, आप अपना काम सही तरीके से करें, आप पैसे को लेकर आए, पैसे को बिजनेस में लगाएं। और आप ही के तवसुत से मैं ये भी बात करना चाहता हूं कि जहन में किसी इन्वेस्टर के ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक सवाल आता है कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो जहन में ये नहीं होना चाहिए कि मैं ये बिजनेस ढूंढ लूं, ये E2 के लिए अच्छा बिजनेस है। नॉट एट ऑल, नॉट इवन अ सिंगल टाइम। मैं हमेशा हर किसी से ये कहता हूं कि प्लीज आप कोई बिजनेस इस नियत से मत करें कि हमारा E2 होगा। आप ये देखें कि हमारा हक हलाल का पैसा है, इसमें हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए। और उसका मतलब क्या है? आपकी नीयत ये हो कि ये बिजनेस मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी जो नॉर्म्स हैं, मेरी वैल्यूज हैं, उनके मुताबिक है, मुझे हलाल हराम का चक्कर है उस हवाले से है, बड़ा शहर है, छोटा शहर है, जो भी है उसके मुताबिक है। आप उसमें मेहनत करें और इंशाल्लाह अल्लाह तरक्की देगा। लेकिन अगर आप सिर्फ इस नीयत से करते हैं कि जी आज तो ले लो बिजनेस और E2 भी कर लो, बहुत ऐसे मौके हुए हैं कि जहां E2 हो भी गया है, लेकिन उसके कुछ महीने के बाद वो फिर आ जाते हैं कि जी बिजनेस तो अब चल नहीं रहा, और मुझे बहुत दुख होता है कि जी आपने पैसा लगाया, वक्त लगाया, अब बिजनेस ही अच्छा नहीं चल रहा, तो दोबारा से शुरू करना है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आउट ऑफ स्टेटस हो गए हैं, जो इलीगल हो गए हैं, सिर्फ इसलिए कि जी काम तो हमने शुरू किया था, नहीं चला। अब बिजनेस में यह है कि काम नहीं भी चलता, लॉ ये इजाजत देता है कि काम अगर नहीं चल रहा तो इस काम को आप चेंज कर लें। तो आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए कि मैं बिजनेसमैन हूं, मैंने बिजनेस को चलाना है, एज लॉन्ग एज मेरा बिजनेस चल रहा है, चाहे कोई भी है, वो ठीक रहेगा। अगर आप टोरंटो सराउंडिंग्स में रहते हैं या नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं तो प्लीज, अगर आप अपने बच्चों के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं, लड़का हो या लड़की हो, स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है और एक ईमेल एड्रेस दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। इसमें ईमेल करना है आपने बच्चे या बच्ची की प्रोफाइल। प्लीज सब्जेक्ट में आपने फीमेल लिखना है, उसकी एज लिखनी है और किस सिटी से आप कर रहे हैं ईमेल, ये आपने लिखना है। और आपने प्रोफाइल में कोई पिक्चर ऐड नहीं करनी। उसका जो भी मेल फीमेल है, एजुकेशन है, कहाँ से है, कनाडा में क्या स्टेटस है या यूएस में क्या स्टेटस है, क्या क्वालिफिकेशन है, जो बेसिक प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट है, 6 7 8 चीजों पे अगर आप वो कर लें एक प्रोफेशनल मैनर में। ये फी सबीलिल्लाह एक सर्विस शुरू की है, आप सबसे दुआओं की भी गुजारिश है। तो अपनी जो भी आपकी इंक्वायरी है आप उसको ईमेल करें। ये सर्विस सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ अमेरिका के लिए है इस वक्त, एज 18 से लेके 35 तक। और आपने सब्जेक्ट में एज भी लिखनी है, बेटे की या बेटी की। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हम यंग प्रोफेशनल्स को टारगेट कर रहे हैं। अल्लाह ताला सबके लिए आसानी का मामला करे, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, यंग प्रोफेशनल्स हैं, वो ज्यादातर अपने बैक होम में शादी नहीं करना चाहते, तो उनके लिए ये ग्रुप बनाया गया है। यंग प्रोफेशनल एज 18 to 35, आप प्लीज अपनी प्रोफाइल्स को ईमेल करें और फिर उस ग्रुप को ज्वाइन करें। तो उसमें रिश्ते हम उसमें ऑटोमेटिकली डालते रहेंगे। अगर आपको समझ में आता है तो आप उनको डायरेक्ट, उनकी वालदा का नंबर भी हमें चाहिए, तो मेक श्योर जब भी आप भेजें तो वालदा का नंबर उसमें जरूर होना चाहिए। जजाकल्ला खैर। हो गया कामरान भाई, बहुत अच्छा आपने। अच्छा, इसमें कुछ सवाल यहाँ पे जो मुझे काफी सारे लोग मैसेजेस करते हैं, क्या E2 डाउन द रोड ग्रीन कार्ड में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं? बिल्कुल, 100%।
उसकी कोई रिक्वायरमेंट हो फर्दर इन्वेस्टमेंट की, वो भी थोड़ा सा बता दीजिए। एब्सोल्युटली। तो ये एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, एक टेम्पररी है एक परमानेंट है। अब अमेरिका की, मैं अगेन यूएस की बात कर रहा हूं, बाकी मुल्कों का मुझे नहीं पता, होता होगा दूसरे मुल्कों में, लेकिन यूएस का ये है कि कोई भी नॉन इमिग्रेंट वीजा, जिस तरह E2 है, L1 है, H1B है, F1 है, ये तमाम तर नॉन इमिग्रेंट वीजा हैं, ये ऑटोमेटिकली आपको ग्रीन कार्ड नहीं देते। बेतहाशा दफा मैंने इसका जिक्र किया अपने क्लाइंट्स के साथ कि आपके जेहन में यह नहीं होना चाहिए कि अगर मेरे पास E2 है तो चूंकि E2 है मुझे ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। अब ग्रीन कार्ड मिलने के कुछ अलग रास्ते हैं, और वो क्या है कि ग्रीन कार्ड आपको मिल सकता है फैमिली के जरिए या एम्प्लॉयमेंट के जरिए। फैमिली का क्या मतलब है? मेरी बहन, भाई, वालिद, वालदा, भाई, कोई रिश्ते, कजन तो नहीं, लेकिन ये रिश्ते जो हैं, बेटा बेटी, वो मेरे लिए फाइल करें अगर उनमें से कोई सिटीजन है। नहीं है, एम्प्लॉयमेंट के जरिए मुझे मिल सकता है कि कोई थर्ड पार्टी है, कोई एक एम्प्लॉयर है, वो मुझे हायर कर सकता है। मेरी अपनी कंपनी पाकिस्तान या दूसरे मुल्क में और अपनी कंपनी यहां पे है, उस जरिए से हो सकता है। मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दूं, 1.1 मिलियन पे ले जाऊं, 10 लोगों को हायर करूं, वो हो सकता है। तो आया E2 से आपको ग्रीन कार्ड मिलता है? द आंसर इज यस। क्या किसी भी वीजा इंक्लूडिंग E2 वीजा से ऑटोमेटिकली आपको ग्रीन कार्ड मिलता है? वो कोई है ही नहीं। और इसकी नॉर्मल मिसाल में अपने जो लोग आते हैं उनसे भी बात करता हूं कि जी, मंगनी अगर होती है तो क्या लाजमी है शादी भी हो? तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी मंगनी होती है, कभी शादी नहीं होती। कुछ ऐसे हैं जिनकी डायरेक्ट शादी हो जाती है, और कुछ ऐसे हैं जिनके दोनों काम होते हैं। वन इज टेम्पररी एंड द अदर इज परमानेंट। द प्रॉब्लम इज परमानेंट में टाइम लगता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यूएस में आए हुए हैं। वो कौन है? जिन्होंने आज तक कोई नॉन इमिग्रेंट वीजा नहीं फाइल किया था। उनके लिए डायरेक्टली ग्रीन कार्ड हुआ, चाहे बहन भाई वाला केस हुआ, एम्प्लॉयर वाला केस हुआ, और वो डे वन पे ग्रीन कार्ड पे ही आए। अब ये जो बीच वाला वक्त है ना, चूंकि ग्रीन कार्ड मिलने के लिए वक्त दरकार है, कम से कम कुछ केसेस में 2.5 साल भी है, कुछ केसेस में वो 18 साल भी चला जाता है। तो ये जो E2, F1, H1B, L1, R1, O1, ये तमाम तर नॉन इमिग्रेंट वीजा जो हैं, ये इसलिए हैं कि आज जब आप अपनी कोशिश शुरू कर रहे हैं और जिस दिन आपको ग्रीन कार्ड नहीं मिलता, इस खला को पुर किया जाए। हो गया कामरान भाई। अच्छा, अब यहाँ पे दो सवाल और आते हैं। पहला सवाल कि मेरे पास कोई एजुकेशन नहीं है। दूसरा सवाल कि मेरी एज 55 या 60 है, क्या मैं स्टिल E2 के लिए एलिजिबल हो सकता हूँ? ये तो आपने मेरी मिसाल दे दी, ना एजुकेशन है, उम्र भी वही है। सो एंड दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि आप जो हैं मांग क्या रहे हैं। द ब्यूटी ऑफ यूएस इमिग्रेशन इज, जो चीज आप मांग रहे हैं आपने उन क्वालिफिकेशंस पे पूरा उतरना है, बस। अब वो क्वालिफिकेशंस क्या है? E2 के लिए है कि मेरे पास नीट एंड क्लीन पैसा होना चाहिए, और उस पैसे को मैंने किसी बिजनेस में डालना है। हाँ, वो जरूर पूछते हैं ये पैसा आपके पास कहां से आया, इसका सोर्स क्या था, उस पैसे को आपने यहां यूएस में ट्रांसफर कैसे किया और बिजनेस में कैसे लगाया। अब आपके जो सवाल हैं वो, कि जी मेरी तालीम क्या है, मेरी उम्र क्या है, उसका कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। और डायरेक्ट ताल्लुक क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्वालिफाइंग फैक्टर्स नहीं है। मैं मर्द हूं या औरत हूं, मैं एक 20 साल का लड़का हूं या एक 55 साल की औरत हूं, ये क्वालिफाइंग ग्राउंड्स हैं ही नहीं उसके। उसके क्वालिफाइंग ग्राउंड्स क्या हैं? कि पैसा होना चाहिए। तो मेरे पास ऐसे केसेस भी हैं जहां एक माशाल्लाह यंग चाइल्ड, 20 से 25 के दौरान, उन्होंने भी E2 किया। क्यों? क्योंकि उस शख्स ने आज तक कभी अपने घर में भी वो बिजनेस के अलावा कुछ सुना ही नहीं। ही और शी ग्रू अप इन दैट एटमोस्फियर कि जहां हमेशा बिजनेस की बात होती थी, पढ़ाई में कोई दिल नहीं था। और मजे की बात यह भी है कि यहां पे E2 में आपको बिजनेस करना है।
ये नहीं कि यही वाला बिजनेस करना है, इस शहर में करना है, बस इसके अलावा नहीं कर सकते। अब जिस तरह आप रियल एस्टेट में डील करते हैं, मुझ जैसा शख्स क्या करता है, मैं अगर जाता हूं और मैं देखता हूं कि जी एक बोर्ड लगा हुआ है होम फॉर सेल, मेरी मेरा मेरा दिमाग क्या कहता है, भाई इसकी शक्ल देख लो, घर कैसा है या वो प्रॉपर्टी कैसी है, और मैं कहता हूं अच्छा इसका रंग मुझे अच्छा नहीं लग रहा, या इसके ये दरख्त जो है ना फजूल से लगे हुए हैं, और मैं आगे चल पड़ता हूं। आप कौन है, रियल्टर है, आपका जहन क्या कहता है, मैं इसे ये देखूं कि इस घर की वैल्यू क्या है, ताकि मैं इसे आगे किसी प्रॉफिटेबल अंदाज में बेच सकता हूं या नहीं। थॉट प्रोसेस है हम दोनों का। तो जो बिजनेस माइंडेड शख्स होता है, उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि मैंने बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखनी है, इससे कता नजर कि वो बिजनेस मैं खुद करूंगा, क्योंकि मेरे पास तो एम्प्लॉइज हैं जो काम करेंगे। तो एज लॉन्ग एज द पर्सन हैज द बिजनेस एक्यूमेन, वो सोच है कि जी मैंने कैसे बिजनेस को चलाना है, दिल बी गुड। हो गया। अच्छा कामरान भाई, थैंक यू वंस अगेन, आपका जो इतना हम कीमती टाइम ले रहे हैं। दो चार सवाल और बड़े इंपॉर्टेंट यहाँ पे आए हैं, जो काफ़ी मुझसे लोग ऑडियंस पूछते रहते हैं। पाकिस्तान में हूँ मैं, बिजनेस कर रहा हूँ, पैसे भी मेरे सब वाइट हैं। कितना टाइम फ्रेम लगेगा? मेरी फैमिली में मेरे तीन बच्चे हैं जिनकी एज 15 है, 23 है और 11 है। कितने अरसे का मुझे E2 वीज़ा मिलेगा? ओवरऑल प्रोसेसिंग टाइम में अगर मैं आज अप्लाई करता हूं, फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक नवंबर 2025 में, अगर मैं सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे कंप्लीट हैं, मैं अपनी पूरी फाइल आपको दे देता हूं, तो व्हाट इज द टाइम फ्रेम? प्रोबेबली 45 डेज एट द मोस्ट। शर्त है मेरी कुछ। शर्त क्या है, आपने अभी कहा आपने मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स में ही जान निकल जाती है, क्यों? क्योंकि पैसे का बंदोबस्त करना होता है, ये देखना होता है कि वो पैसा यूएस में आए, बिजनेस के अंदर लगाएं। तो हमारा जो ज्यादा वक्त लगता है वो एक्चुअल उस प्रोसेस को करने में लगता है। आपने जब बात की तो आपने कहा कि जी पैसा यूएस में आ गया, हमने दिखा दिया पैसा कहां से आया, हमने बिजनेस भी आइडेंटिफाई कर लिया, उस बिजनेस में पैसा लगा भी दिया, अब केस को रेडी किया और गवर्नमेंट को फाइल किया। तो इसलिए मैंने आपको तकरीबन 6 हफ्ते का या 45 दिन का वक्त दिया। क्यों? क्योंकि ये वो वक्त है जिसमें गवर्नमेंट को हमने केस दिया, हमें इंटरव्यू पे बुलाया और उस पर बताया कि आपका केस अप्रूव हुआ या नहीं हुआ। ताहम कुछ क्लैरिफिकेशंस, आपने जो मुझे उम्रें बताई थी, मेरा 23 साल वाला बच्चा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कट ऑफ डेट इमिग्रेशन के लिए हर जगह 21 साल है। तो जब भी कोई शख्स फाइल करता है कोई भी इमिग्रेशन, चाहे वो विजिटर वीजा, सॉरी विजिटर नहीं, E2 हो या ग्रीन कार्ड हो या L1 हो, कोई भी और वीजा हो, उसमें उस शख्स को, उसके स्पाउस को और उसके 21 साल से कम उम्र शादीशुदा बच्चों को इजाजत है कि वो आ सके। तो जो फर्ज करें, आपका दूसरा सवाल यह है कि एक बच्चा उसका 20 साल 3 महीने का है, तो उस शख्स को, उस बच्चे को भी जो वीजा मिलेगा वो बाकी मुद्दत के लिए मिलेगा जब तक वो बच्चा 21 का नहीं होता। और अगर वीजा मिल भी गया, लेट्स अज्यूम, और वो बच्चा यूएस में है भी, तो वो 21 साल की उम्र से ज्यादा यहां रह नहीं सकता, क्योंकि वो इजाजत ही नहीं है उसे। तो आखिरी स्टेप जो है वो हमारे लिए फिर भी आसान है कि जी अब तो केस फाइल करना है। हमारी हिम्मत, हमारी मेहनत उसमें लगती है कि वो केस बनाने में, क्योंकि मैं अभी तक किसी भी क्लाइंट से ये नहीं कहता कि ये चेकलिस्ट है, 10 हैं डॉक्यूमेंट्स, हमें दे दें केस फाइल कर देंगे। तो इसीलिए मेरी मेहनत ज्यादा, मेरी टीम की भी ये लगती है कि हम 1 to 1 लोगों से बात करते हैं। और यही वजह है कि हम आज भी जिस तरह डिस्कशन कर रहे हैं, और आपके भी लोग जब कहते हैं कि जी हमने कंसल्टेशन करनी है, क्यों करनी है? क्योंकि बातें सारी यही होती हैं जो आज हम कर रहे हैं, लेकिन जब आप उन्हें अपने ऊपर लेकर आते हैं कि मैं कैसे करूंगा, तो हमारा मकसद है कि हम एक एक कदम उनके साथ चलें। हम उन्हें यह बताएं कि वो पैसे कैसे, हर किसी का सोर्स डिफरेंट है, हर किसी का बिजनेस डिफरेंट है, इन चीजों को आइडेंटिफाई करें। ठीक हो गया कामरान भाई, वंस अगेन थैंक यू। यहाँ पे बस आपसे सॉरी। पूछेंगे और इसको रैप अप करेंगे। एक सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मैं जब E2 अप्लाई करूं और जब मेरा E2 अप्रूव हो जाए, तो बिजनेस मुझे अमेरिका आके ख़रीदना है या पैसे मुझे पहले ट्रांसफ़र करने हैं? इसकी क्या श्योरिटी है कि मेरा जो पैसा है वो कहीं खुदा ना खास्ता किसी गलत हाथों में ना लग जाए? तो बिजनेस का जो खरीदने का जो टाइम फ्रेम है वो कब शुरू होता है? पहले
इससे पहले कि आप, इसीलिए जो आपने कहा ना कि आज मैंने आपको केस पूरे डॉक्यूमेंट सारे पूरे कर दिए और आप फाइल कर रहे हैं, सॉरी, तो केस फाइल करने से पहले हमने दिखाना है कि हम पैसे को बिजनेस में लगा चुके हैं, क्योंकि E2 की एक रिक्वायरमेंट है दैट दी फंड्स शुड बी एट रिस्क। एट रिस्क का मतलब है वो पैसे बिजनेस में खर्च हो चुके हैं। अब कई लोग ये भी करते हैं कि एक कॉन्सेप्ट है इसमें, उसे कहते हैं अर्नेस्ट मनी, जो आपकी रियल एस्टेट में भी होता है। और वो क्या करते हैं, वो कहते हैं ये बिजनेस में लेना चाहता हूं, लेकिन बिजनेस अभी मेरे नाम नहीं करो। आप ऐसे करो, आप ये पैसे रख लो, पैसे दे दिए सेलर को, क्योंकि बायर की जेब से ये पैसे निकल गए और सेलर की जेब में चले गए। तो जो हमारा E2 इन्वेस्टर है उसने पैसे भेज दिए, जिससे खरीदने उसे दे दिए, या थर्ड पार्टी एस्क्रो के अकाउंट में चले गए। और फिर कहा कि अब मैं अपना E2 फाइल कर रहा हूं, अगर तो मेरा E2 अप्रूव हो गया तो वो थर्ड पार्टी सेलर को पैसे दे देगी, नहीं हुआ तो पैसे वापस मेरे पास आ जाएंगे। लेकिन लॉ ये कहता है कि आपकी, तो मैं ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान में मेरे पास ये पैसे पड़े हैं और मैंने अमेरिका में एक बिजनेस आइडेंटिफाई कर लिया, मुझे E2 दे दो, मैं जाके कुछ करूंगा। गवर्नमेंट कहती है नहीं, पहले आप बिजनेस को खरीदो, क्योंकि ये E2 की रिक्वायरमेंट है। ये बिल्कुल उस तरह जिस तरह विजिट वीजा है, गवर्नमेंट ये नहीं कहती कि आप ऐसे करो, हम वीजा लगा देते हैं, और अगर तो वीजा लग गया तो फिर ऐसे करना, फीस भी दे देना, इंटरव्यू पे भी आ जाना। इट्स द अदर वे अराउंड। वो कहते हैं आप फीस भी भरें, इंटरव्यू पे भी आए, फिर हम देखते हैं देना भी है या नहीं वीजा। कमरान भाई बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आज आपने शेयर की हमारे साथ। इंशाल्लाह ताला टाइम टू टाइम आपको हम दोबारा तकलीफ देते रहेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। और कोई भी आपको कंसल्टेशन चाहिए, डजेंट मैटर आप कामरान भाई से लें या किसी भी यूएस अटर्नी में, लेकिन किसी प्रोफेशनल से लें। जिस तरह मैंने शुरू में मेंशन किया कि मैं कोई इमिग्रेशन लॉयर नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ लोगों की कोई खिदमत हो सके, कोई हेल्प हो सके, किसी की दुआ मिल सके। कामरान भाई का भी यही गोल है कि अल्लाह की रज़ा के लिए कुछ करें। कोई कंसर्न है, क्वेश्चन है, ऑलवेज हायर प्रोफेशनल। अगर आप बिजनेस लेना चाह रहे हैं यूएस में, तो उसके लिए आप प्रॉपर रियल्टर्स को अप्रोच कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं कुछ दो चार रियल्टर्स अपने नेटवर्क में इन्वॉल्व करूं इंशाल्लाह वेरी सून, जिनको मैं आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस कर सकूं। नहीं तो आप ऑनलाइन जाके उनकी गूगल पे रिव्यूज़ वगैरह देख के उनसे कंसल्ट करके बिजनेस ले लीजिए। कामरान भाई, आखिर में कुछ फाइनल, कुछ आपका कुछ सजेशन हो जिसपे हम लोग इसको ख़त्म करें। यूएस आने का मरहला दुश्वार है। तो जिस तरह पहले मैंने कहा था कि अगर कोई ये सोच रहा है कि जी मैं चलो बाहर निकलना है, कहीं अमेरिका का भी देख लूं, उस तरीके से मत करें। अगर यूएस आना है तो आप ये सोचें कि मैंने यूएस आना है, जो जिस तरीके से सही काम होगा वो करूंगा, और फिर दो कश्तियों के सवार बिल्कुल नहीं हो। तो आज की अगर इस नशिश का जो टॉपिक है कि आप पूरी कोशिश ये करें कि मैंने अगर यहां आना है, आई विल डू वट एवर इट टेक्स। वरना होता यह है, और अक्सर मैंने ये भी देखा है कि मेरे उन केसेस में थोड़ी सी खराबी होती है जहां एक साहब आते हैं या खातून या फैमिली, और वो कहते हैं यहां हम कुछ कोशिश कर रहे हैं, नहीं भी हुआ ना तो हम वापस चले जाएंगे। वाई? बिकॉज दे आर नॉट पुटिंग इन देयर 110%। आप भी देखें, अगर मैं आपके पास आता हूं और मैं कहता हूं यासिर कुछ भी होगा, मैंने प्रॉपर्टी खरीदनी है, ये उसमें आप कोई ना कोई हल निकाल लेंगे कि जी पैसे कम करने हैं अच्छी लोकेलिटी में, इस जगह वो। लेकिन अगर मैं सिर्फ फिशिंग कर रहा हूं, पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, इट्स अ वेस्ट ऑफ एवरीबडीज टाइम। तो यहां पे बिकॉज यूएस इमिग्रेशन इज समथिंग विच यू हैव टू बी डेड सीरियस। तो पार्टिंग जवाब मेरा ये होगा कि प्लीज, इफ यू थिंक अबाउट कमिंग टू द यूएस, बी एक्सट्रीमली फोकस्ड, डू वट एवर इट टेक्स, कि जी हमने ये करना है। क्यों? बिकॉज योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज। मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं कि शायद मैं इतना प्रो बोनो काम ये सब कुछ ना कर रहा होता अगर मैं पाकिस्तान में बैठा होता, क्योंकि मैं अपनी रोजी रोटी में ही लगा होता। हम अगर यहां बैठे हैं आज, अगर हम कुछ कोशिश कर रहे हैं कि हम पे बैक करें, तो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस इन मुमालिक ने हमें कुछ दिया है, और यही हमारी बाकी लोगों के लिए भी दुआ है। वो कोशिश करें, वो काविश करें, ताकि इस सिलसिले को आगे वो जिस हद तक अपने तौर पे कर सकें, सदका जारिया होगा।
कामरान भाई, अल्लाह ताला आपको बहुत 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 जज़ाय खैर दे। थैंक यू वंस अगेन, जो आपने हमें इतना वैल्यूबल टाइम दिया दोबारा। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो दोबारा कहीं ना कहीं आपसे किसी और पॉडकास्ट में मुलाकात होगी, कुछ और आपसे सवाल जवाब करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।